कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपके जो 29 जून को सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम है उसकी आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आसिन के इस अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सामाजिक के जो पार्ट है इतिहास, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो इतिहास वाला जो पार्ट है उसका जो अंक बार है उसके बारे में हम आज अभी पहले सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो इसमें इतिहास वाले पार्ट में कुल 4 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है उसका नाम है स्वर्णिम भारत, जो कि प्राचीन काल का जो भाग है इतिहास का वो यहाँ दे रखा है, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। अब देखिए इसमें पहले हम एक कुछ सामान्य जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसकी जो योजना बनानी पड़ती है। तो हम भले ही हमारे 4 अध्याय हैं, लेकिन इसके लिए भी एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कक्षा 10 का जो हमारा इतिहास वाला पार्ट है उसके टोटल अंक है 20 अंक, और जो पहला हम अध्याय पढ़ रहे हैं इसका जो अंक बार है वो है 5 अंक। अब इस 5 अंक में से आपके इस अध्याय में से जो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 अंक के प्रश्न 2 होंगे। ये 2 जो प्रश्न होंगे वो एक तो होगा 1 अंक का और एक होगा 4 अंक का। एक 1 अंक का होगा और एक होगा 4 अंक का। अब देखिए 1 अंक का जो होगा उसकी शब्द सीमा होगी 20 शब्द, जबकि 4 अंक का होगा उसकी शब्द सीमा होगी 60 शब्द। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं पहला अध्याय। हमारा जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय में जो आपके पेज किताब की पेज संख्या 1 से लेकर 20 तक है, और प्रत्येक पेज में आपके एग्जाम में 1 अंक और 4 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों में से कौन कौन से आ सकते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उन पर अभी हम विचार व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके पेज, आपकी जो किताब का पेज नंबर 1 है उसके ऊपर। आपकी किताब के पेज नंबर के जब मैंने उनको अच्छे से पढ़ा है तो उसमें मुझे लगा कि सबसे पहला जो बिंदु है वो है आपके दीपांतर। अगर एग्जाम में आपके 1 नंबर का प्रश्न अगर पूछा जाता है वो दीपांतर से पूछा जा सकता है। दीपांतर का अर्थ क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो 20 शब्द का इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे इसका उत्तर दीपांतर का होगा। समुद्र, जो भारत के समुद्र पार की जो वह प्रदेश जो भारत के समुद्र के पार के हैं उन प्रदेशों को क्या कहा जाता है, दीपांतर। अर्थात दीपांतर वह प्रदेश हैं, दीपांतर उन प्रदेशों को कहा जाता है जो भारतीय सीमा, जैसे कि ये अपने भारतीय द्वीप है, इसके जो बाहर वाले जितने यहाँ पर जो प्रदेश हैं इन सभी प्रदेशों को, जो यहाँ प्रदेश हैं उन प्रदेशों को दीपांतर कहा गया है। तो ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा वाला आपकी किताब में जो वेद के बारे में दे रखा है वो ये है कि वेद से संबंधित अगर पूछे जाएंगे, एक तो वेदों की संख्या के बारे में। तो वेदों की संख्या है 4, और 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। और ये सामान्य प्रश्न हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस अध्याय से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वह है किस ग्रंथ को विश्व का ज्ञान कोश कहा जाता है, और वह ग्रंथ है वेद। वेदों को कहा जाता है विश्व का ज्ञान कोश, यानी किस ग्रंथ को विश्व का ज्ञान कोश कहा जाता है, वह वेद। अब आगे है आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है जनपद। ये जो जनपद है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जनपद का उदय हुआ। प्रारंभ में जितने छोटे छोटे राज्य थे उन राजाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, उन स्थापित करने जो प्रयास किया तो उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जनपद कहलाए। और ये जनपद
कालांतर में अगर मैं कहूं 600 ईसा पूर्व के आसपास ये जनपद, कुछ छोटे छोटे जनपद थे, वो जो शक्तिशाली जनपद थे, उन्होंने अपने आसपास के छोटे छोटे जनपदों को अपने अधीन कर लिया और एक बड़ा सा जनपद बना लिया। वो सभी जनपद कहलाए महाजनपद। महाजनपद। अब सीधी सी एक बात है महाजनपद के बारे में। एक तो यह आ सकता है महाजनपद का काल रहा है, यानी महाजनपद का काल कौन सा रहा है। तो ये सीधा अगर आता है आपके, तो आपको बताना है महाजनपद का काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। यानी अगर महाजनपद का आपको काल अगर पूछे तो ये होगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के मध्य महाजनपद का समय रहा है। इसके बाद आपके आता है महाजनपदों की संख्या। तो सीधी सिंपल सा है कि महाजनपदों की संख्या 16 है, यानी महाजनपदों की संख्या कितनी? 16 है। अब ये महाजनपदों की संख्या 16 है, ये जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? अगला वाला प्रश्न आपके ये वाला बन सकता है कि महाजनपदों की संख्या 16 है, ये जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है और उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अगुत्तर निकाय। यानी अगुत्तर निकाय नामक का एक बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष में उस समय 16 महाजनपद स्थित थे। उस ग्रंथ का नाम है अगुत्तर निकाय। और हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम ये अगुत्तर निकाय ग्रंथ के बारे में हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाए, तो आपको अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है। अच्छी तरह से जो ये बिंदु चल रहे हैं उन बिंदु में से ही प्रश्न होगा, ये मेरा विश्वास है। अब देखिए आगे जो पेज नंबर 1 के अंदर ही आगे जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो ये होगा कि 16 जो महाजनपद थे, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में उस समय 2 प्रकार के राज्य थे। अब वो 2 प्रकार के राज्य कौन कौन से थे? एक तो था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। यानी कि 2 प्रकार के राज्य थे उस समय, एक था राजतंत्र, दूसरा था गणतंत्र। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वो जो 16 महाजनपद थे उसमें कितने प्रकार के राज्य थे? तो ये थे 2 प्रकार के। अब कौन कौन से थे? राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र। अब 16 जो महाजनपद हैं उनमें से 4 जो सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जो जनपद थे वो राजतंत्र में थे। तो उसमें उनका नाम है, एक का है कौशल, दूसरा मगध, तीसरा वत्स और चौथा अवंती। इन चारों ही महाजनपद में राजतंत्र था। जबकि कुछ सामान्य उदाहरण में दे रहा हूं, जैसे कि ये कुशीनारा मल जो है, कुशीनारा के मल, कुशीनारा के मल और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदह, इन चारों ही जनपदों में गणतंत्र स्थापित था। तो ये आपके कुछ सामान्य रहे इस पेज पे। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है वसुधैव कुटुंबकम। आपका 1 नंबर का सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है क्या? तो ये होगा आपका संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। ये भी पूछने की संभावना है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, तो आपको अर्थ बताना होगा संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। इसके बाद जो अगला पेज है उस पेज के अंदर आपको जो बिंदु दे रखा हुआ है राजस्थान के प्रमुख जनपद। अब वो राजस्थान के प्रमुख जनपद राजस्थान में स्थित थे, वह है, पहला तो है जांगल जनपद, दूसरा है मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद, सीधी जनपद। ये 4 जनपद प्रमुख रूप से राजस्थान में स्थित है। अब जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग, इन पूर्वी भाग में जनपद अस्तित्व में थे। अब आप ये देखिए, जो ये जांगल जनपद था उसके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक बात तो बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके इस अध्याय के इस पेज पर 4 अंक का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वो होगा कि राजस्थान के प्रमुख जनपदों पर प्रकाश डालिए। तो आपको इन 4 जनपदों पर आपको प्रकाश डालना होगा, इनके बारे में अपने विचार व्यक्त करने होंगे। तो सबसे पहले हम जांगल जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जांगल जनपद,
ये जो जांगल जनपद है उसका जो राजस्थान में इसकी सीमा या राजस्थान में इसका जो क्षेत्र है वह है बीकानेर, जोधपुर और नागौर। जो वर्तमान के ये 3 जिले हैं, इन 3 जिलों में जांगल जनपद का अस्तित्व रहा है। बीकानेर, विशेष रूप से बीकानेर के क्षेत्र को वर्तमान में भी जांगल उपनाम से जाना जाता है। और महाभारत काल के समय अच्छी तरह से याद रखना है आपको, महाभारत काल के समय बीकानेर और जोधपुर को जांगल प्रदेश कहा जाता था। जांगल प्रदेश कहा जाता था बीकानेर और जोधपुर को। किस समय? महाभारत काल के समय। महाभारत काल के समय इस क्षेत्र को, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था और इसकी राजधानी थी अहि छत्रपुर। अच्छी तरह से याद रखनी है कि जांगल प्रदेश की उस समय राजधानी क्या थी। जांगल प्रदेश की उस समय राजधानी थी अहि छत्रपुर और यही अहि छत्रपुर वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। यानी जो नागौर का जो क्षेत्र है वह अहि छत्रपुर उस समय जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो मध्यकाल है, मध्यकाल के अंदर जितने भी हमारे बीकानेर के शासक हुए हैं उनने अपनी एक उपाधि प्राप्त की है, वो उपाधि जांगलधर बादशाह है। इसकी उपाधि धारण की। इससे हमें पता चलता है कि वहां पर उस समय जो प्रदेश रहा है वो जांगल प्रदेश रहा है। तो ये था हमारा पहला जनपद जांगल। तो एक बात और बताना देना चाहता हूं कि अगर एग्जामिनर जो पूछेगा वह अगर जांगल प्रदेश के बारे में अगर 1 नंबर की जो अंक का जो प्रश्न है उसमें केवल ये पूछा जा सकता है कि जांगल प्रदेश का क्षेत्र रहा है राजस्थान में, तो आपको याद लिखना होगा बीकानेर, जोधपुर और नागौर। 3 जिला आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे। और जांगल बादशाह, या फिर इस पूछने का एक ही बिंदु बचा है इस जांगल जनपद से, वह है अहि छत्रपुर। यानी जांगल जनप्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर होगा आपका अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर को वर्तमान में नागौर क्षेत्र है, नागौर जिला है, वहां पर पहले अहि छत्रपुर स्थित था। तो ये रहा हमारा जांगल जनपद। अब इस जांगल जनपद के बाद अगला जो जनपद है वह है मत्स्य जनपद। तो ये पहला बिंदु अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है मत्स्य जनपद। जो मत्स्य जनपद है, इस मत्स्य जनपद का क्षेत्र वर्तमान में जयपुर के आसपास रहा है। यानी इसका क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में जो जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र में मत्स्य जनपद स्थित था। और ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। इस मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी और ये विराटनगर वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जयपुर के आसपास जो बेराट की पहाड़ियां हैं, जो बेराट क्षेत्र है, वह महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। और इस मत्स्य जनपद में जो हमारे एक तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र के साथ साथ में ये एक तो अपना भरतपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और अलवर, ये जिले भी, इन जिलों का भी कुछ हिस्सा मत्स्य जनपद में आता था। यानी अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो एक तो मत्स्य जनपद में एक तो ये पूछा जाएगा कि मत्स्य जनपद जो का क्षेत्र कौन सा है, जयपुर के आसपास का, वर्तमान में कौन कौन से जिले में स्थित रहा है, जयपुर, भरतपुर और अलवर के आसपास क्षेत्र में स्थित रहा है। इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और इस विराटनगर को बेराट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी विराटनगर या बेराट के आसपास से हमें कुछ मौर्य वंश के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बाबरों के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि
उस इस जयपुर के बेराट के आसपास मौर्य वंश का भी साम्राज्य स्थापित रहा है। इसके अवशेष हमें वहां पे प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा देखो एक नंबर का पहला हमने पढ़ा था जांगल जनपद, दूसरा पढ़ा हमने मत्स्य जनपद। इन दोनों में से भी प्रश्न पूछने की अधिक संभावना है, तो आप अच्छी तरह से बार बार ये वीडियो देखकर आप उनको याद कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं तीसरा जनपद है सूरसेन जनपद। ये जो सूरसेन जो महाजनपद है, ये सूरसेन महाजनपद जो हमारा राजस्थान है, जी राजस्थान का ये वाले जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, जो ये वाला जो क्षेत्र है चंबल नदी के आसपास वाला क्षेत्र, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये राजस्थान से चंबल नदी ने प्रवेश किया है और चंबल नदी ये मध्य प्रदेश में वापस निकल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आगे चली गई है। इस चंबल नदी के जो आसपास क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर करौली है, डांग क्षेत्र जो कहलाता है, भरतपुर है, धौलपुर है, इन क्षेत्र में उस समय जो जनपद था वो कहलाता था सूरसेन जनपद, यानी कि चंबल नदी के आसपास। राजस्थान में जो चंबल नदी बहती है उसके आसपास का क्षेत्र है जिसमें धौलपुर, भरतपुर वाला क्षेत्र विशेष रूप से आता है, करौली पूरा का पूरा जिला करौली आता है, ये वहां पर उस समय सूरसेन जनपद था। अब इस सूरसेन जनपद के बारे में जो जानकारी जो है वो ये है कि यह जो वर्तमान में जो बरजदरा है, इस क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित रहा है। वो इस जनपद का क्षेत्र कौन सा है? ब्रजधरा। इस ब्रजधरा क्षेत्र में यह स्थित रहा है और इस जनपद की राजधानी रही है मथुरा। इसी मथुरा को जो हमारे यूनानी विद्वान हुए हैं, यूनानी विद्वानों ने इसी मथुरा को मैथोरा कहा है। ये पाश्चात्य विद्वान है, यूनानी विद्वान है, उन्होंने अपने ग्रंथ में, इतिहासकारों ने मथुरा को मैथोरा कहा है और सूरसेन की राजधानी उन्होंने मैथोरा बताई है। और इस वंश के अंतर्गत आपको ये भी याद रखना होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है इसी वंश से, इसी सूरसेन महाजनपद से संबंध रखते हैं और यदुवंश इसी जनपद से संबंध रखता है। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, वो भी इसी ही जनपद से संबंध रखने वाले थे। और आगे बात यह है कि ये वर्तमान में जो हमारे प्रमुख जिले हैं वह जहां पर यह स्थित रहा है, एक तो आपको याद रखना है करौली, संपूर्ण करौली जिला इसके अंतर्गत आता है, धौलपुर आता है, अच्छी तरह से याद रखना है, धौलपुर, करौली, भरतपुर, और एक और आपको जिला याद रखना होगा वह है अलवर, और अलवर का केवल पूर्वी भाग, अलवर का पूर्वी भाग, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर का पूर्वी भाग में उस समय सूरसेन महाजनपद स्थित रहा है। या अगर यूं कहें कि जो सूरसेन महाजनपद की सीमा हमारे राजस्थान के करौली, धौलपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में लगती थी। तो ये हमारा तीसरा जनपद हो गया है, वो है सूरसेन जनपद। यहाँ इससे भी आपको संबंधित 4 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपको एक बात और याद रखनी है, और इस कि यहाँ पर किस प्रकार पूछे जाते हैं, और आप उत्तर जो इससे लिए उससे अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। और आगे वाला जो जनपद है वो है सीवी जनपद। राजस्थान का चौथा जनपद, प्रमुख जनपद रहा है सीवी। अब सीवी जनपद के बारे में एक अच्छी तरह से आपको एक बात याद रखनी है, वह यह है कि इसकी राजधानी कौन सी थी? शिवपुर। अच्छी तरह से याद रख लो कि सीवी जनपद की राजधानी थी शिवपुर, और यह शिवपुर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और उस क्षेत्र का नाम है शोरकोट। और ये जो शिवपुर है, ये जो शिवपुर है वर्तमान में शोरकोट के नाम से जाना जाता है, और ये जो उस समय जो वर्तमान में शोरकोट के नाम से जाना जाता है, और ये शोरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और हाँ, तो अब इस जो सीवी महाजनपद है, इसका क्षेत्र राजस्थान में, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थान है मेवाड़, मेवाड़ में ये सीवी महाजनपद फैला हुआ था, और मेवाड़
के अंदर जो चित्तौड़गढ़ जिला है, मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ जिला है, उसमें एक स्थान है नगरी। और ये जो नगरी है, ये है राजस्थान के अंदर उसकी राजधानी रही है। सीवी की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी नगरी रही है। आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। और इससे राजस्थान के प्रमुख जनपद, यानी कि अब आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जो महाजनपद से संबंधित वाला जो पहला टॉपिक रहा है, इसमें पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मैं आपको बता चुका हूं। महाजनपदों के बाद में अपना जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। ये जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश से पहले मगध महाजनपद पर नंद वंश शासन कर रहा था। वो कर रहा था 326 ईसा पूर्व के आसपास मगध साम्राज्य पर नंद वंश ने शासन किया है। और नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद। इसी गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके गुरु का नाम था चाणक्य। और यही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। और यही चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अधिक प्रसिद्धि इस चाणक्य ने जिस नाम से पाई है वो है कौटिल्य। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया तो इसके प्रधानमंत्री के रूप में इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्य किया है। तो अब सबसे पहले जो मौर्य वंश का समय रहा है 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की उम्र में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का जो समय 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व रहा है, जो प्रथम शासक रहा है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का समय रहा है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठा। और इसका शासन रहा है 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। यानी 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक मगध पर बिंदुसार का शासन रहा है। मौर्य वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध सम्राट रहा है अशोक महान का समय 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। और अशोक अंतिम सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश का शासक रहा है। और इसके बाद केवल 50 वर्ष अशोक के बाद मौर्य वंश केवल 50 वर्ष तक ही रहा है। और इन 50 वर्ष में जो उनके शासन रहे, एक तो रहा है अशोक का पुत्र कुणाल। इसके बाद कुछ समय के लिए गांधार क्षेत्र में वीरसेन ने भी शासन किया है। और इसके बाद कुणाल का पुत्र संप्रति बैठा। संप्रति के साथ साथ में जो अशोक का पुत्र दशरथ ने भी शासन किया है। और मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, जिसका समय 184 ईसा पूर्व तक रहा है। यानी ये जो सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका उत्तराधिकारी रहा है बिंदुसार। उसके बाद अशोक आया, अशोक के बाद कुणाल के बाद संप्रति का पुत्र था बृहद्रथ, जो कि अंतिम मौर्य वंश का सम्राट रहा है। इसके साथ ही मौर्य वंश समाप्त हो गया था। तो अब चलो इसके बाद आगे जो अपना बिंदु है, अब जानकारी प्राप्त करते हैं मौर्य वंश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व हुआ था। इनके गुरु का नाम चाणक्य, इसके गुरु का नाम चाणक्य, जो कि कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। इसी कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
कौटिल्य की एक पुस्तक रही है अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीतिक ग्रंथ है। इस अर्थशास्त्र में शासन से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। अब जो शासन से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछने की सबसे अधिक संभावना रही है। अब आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इनके समय केवल एक ऑप्शन आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा 322 ईसा पूर्व, इस समय राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक। और फिर आपको याद रखना पड़ेगा 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में जो आपको सन याद रखना है, एक तो 322 ईसा पूर्व, दूसरा आपको याद रखना है 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है और इसमें चंद्रगुप्त की विजय होती है और दोनों के मध्य संधि हो जाती है। और इस संधि के तहत 500 हाथी, कितने हाथी? 500 हाथी चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को देता है। चंद्रगुप्त इस संधि के तहत 500 हाथी देता है, जबकि चंद्रगुप्त को इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर अपने कुछ साम्राज्य के हिस्सा उनको सौंपता है, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान प्रमुख हैं। ये दो जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को सौंपता है संधि के तहत। दोनों के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य, और इस युद्ध में जो संधि होती है, संधि के तहत 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को सौंपता है और सेल्यूकस निकेटर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। और अपनी जो पुत्री सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। तो इस संधि के तहत ये हुआ 305 ईसा पूर्व के आसपास। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला, एक पहाड़ी का नाम है श्रवणबेलगोला, अच्छी तरह से याद रखना आपको, एक पहाड़ी का नाम है श्रवणबेलगोला। इस पहाड़ी पर अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा लेकर, अर्थात उपवास करके, या कहें उपवास करके अपना प्राण त्याग देता है। यह घटना थी 298 ईसा पूर्व। प्राण त्यागने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर इसके बाद में वह जो श्रवणबेलगोला है, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहां जाकर श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर इन्होंने संथारा या उपवास पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्राण त्यागने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी बिंदुसार राजगद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठता है। 298 ईसा पूर्व वह राजगद्दी बैठता है और उसका समय 272 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंदुसार का समय रहा है 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार को अमित्रोचेस्ट, भद्रसार और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अमित्रोचेस्ट जो नाम है, ये हमें यूनानी दार्शनिकों द्वारा, यूनानी जो ग्रंथ हैं उनमें उन ग्रंथों में मिलता है अमित्रोचेस्ट, अर्थात शत्रु का नाशक। और भद्रसार जो नाम जो हमें मिलता है, यह मिलता है हमें
पुराण, वायु पुराण के अंदर, वायु पुराण में हमें भद्रसार का नाम मिलता है, बिंदुसार का नाम भद्रसार के रूप में मिलता है। और जो जैन ग्रंथ हैं उन जैन ग्रंथ में हमें बिंदुसार का नाम मिलता है सिंहसेन। बिंदुसार से संबंधित आपके जो टॉपिक है इसमें केवल सामान्यतः ये इनके नाम ही पूछे जा सकते हैं, तो आपको नाम याद रखना है कि किस मौर्य वंश के शासक को अगर ये सब पूछ लिया जाए कि कौन, बिंदुसार का 2 उपनाम लिखिए, तो आपको याद रखना एक तो अमित्रचेट्स, भद्रसार और सिंहसेन। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यूनानी दार्शनिकों ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा है, तो वह रहेगा आपका अमित्रचेट्स। और अगर यह आ जाए कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो आपको याद रखना है वो है भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। आपके इससे संबंधित, बिंदुसार संबंधित केवल इसका काल, समय पूछा जा सकता है, या फिर पूछने की सबसे अधिक संभावना है उनके उपनाम। उनका उपनाम एक तो अमित्रचेट्स, दूसरा है भद्रसार और तीसरा है सिंहसेन। और 272 ईसा पूर्व के आसपास बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अशोक महान 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उस गद्दी पर बैठता है और शासन करता है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ था और कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में उसने किया था। तो आज की कक्षा इतनी ही रही है, शेष जो भाग है वो नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बिंदु और बताना चाहता हूँ कि ये ईसा पूर्व है क्या, क्योंकि आपके बार बार आपको याद रखने में दिक्कत आती होगी कि ये एक तो होता है ईसा पूर्व और दूसरा है अपना ईस्वी। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली जो घटना है वो ईस्वी कहलाती है, जबकि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली जो घटना है वह कहलाती है ईसा पूर्व। अब इसे एक बार अच्छी तरह से इनको समझ लेते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी है क्या। अब देखिए, माना कि यहाँ पर इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ और इसके बाद और इससे पहले की जो घटना है वह कहलाएगी ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है वो कहलाएगी ईस्वी में। ईसा पूर्व और ईस्वी। अब आप देखिए, अब ये जो घटना है यानी मौर्य वंश की स्थापना, यानी यहाँ पर 1 वर्ष 2 3 4 5 6 यानी ईसा मसीह के जन्म से 322 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। तो यह है, और इसके बाद यहाँ देखिए, माना 298 ईसा पूर्व में स्वर्णबेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। अब इसके बाद में 298 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक शासन रहा है बिंदुसार का। अब 272 हो गया, अब फिर आएगा 273 ईसा पूर्व से लेकर 273 से आगे शासन रहा है। इसी प्रकार अब यहाँ देखिए, 1 वर्ष 2 3 4 आते आते अब वर्तमान चल रहा है 2020, यानी कि 2020 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब ये घटना ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली आएगी और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली घटनाएं आएगी। अगर आपको इससे पूछा जाए कि आज के कितने साल पहले मौर्य वंश की स्थापना हुई है, तो सीधा तो ये सीधा है, अच्छी तरह से याद रखना आपको। यहाँ 2020 तो ये हो गया, और 322 वर्ष हो गए, इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2342 वर्ष पूर्व। 2342 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो ये समझ रहा है। तो आज की कक्षा इतनी ही, धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि कक्षा आपके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और लाभ पहुँचाएगी। नमस्कार।